homeostasis in humans. We have discussed about homeostasis in plants in our previous videos. Today we will discuss about homeostasis in humans. So without wasting our time, let's start the video. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So, guys, what is homeostasis in humans? Basically, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस किस तरह से अगर करता है। तो सबसे पहले तो हमारी स्किन आवर स्किन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए थर्मो सॉरी थर्मो रेगुलेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करती है रोल वो हमारी स्किन करती है। हमारी स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सो कैसे रोल प्ले करती है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आर स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। हमारी स्किन की टू लेयर्स होती हैं। द वन इज एपिडर्मिस। ये आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। इसमें इतने ज़्यादा ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। लेकिन जो हमारी डर्मिस है, एक है एपिडर्मिस और एक है डर्मिस, हाली डर्मिस। तो डर्मिस जो है वो इनर लेयर है, dermis. So it is the inner layer which contains blood vessels, sensory nerve endings, sweat and oil glands, hairs and fat cells. So जो हमारी डर्मिस है, सॉरी, जो हमारी डर्मिस है वो क्या करती है कि उसमें उस जो डर्मिस है वो कंटेन वो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, sensory nerves endings, sweat and oil glands, hairs and fat cells also. The skin performs important role in the regulation of body temperature. That body temperature को regulate करने में एक बहुत important role play करती है। जैसे ही वो ब्लड वेसल्स जो है वो हमारी स्किन के करीब आता है, उसमें से ब्लड फ्लो करता है, तो उसकी हीट जो होती है, उस ब्लड के अंदर जितने भी हीट होती है वो सारी की सारी हमारे स्किन के थ्रू जो है वो मतलब बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा होता है, स्किन का गर्म होता है, तो वो उसके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं टेम्परेचर और हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर है वो लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। ये हमारी बॉडी को इंसुलेट भी करती है, यानी हीट को हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा भी बाहर नहीं निकलने देती है, हमें हाइपोथर्मिया में भी नहीं जाने देती। Secondly, contraction of small muscles attached to hair forms goosebumps. It creates an insulating blanket of warm air. इसके अलावा जब कभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए और हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, तो जो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इन बालों के नीचे छोटे छोटे मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये बाल जो पहले नीचे गिरा हुआ होगा, ये उसके बाद यूं खड़ा हो जाएगा, गूज बम्स बन जाएंगे, जिनको हम कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये बालों की यूं खड़े हो जाने की वजह से एक वार्म ब्लैंकेट जो है वो क्रिएट हो जाता है हमारी स्किन के ऊपर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा सिर्फ गूज बम्स और फैट लेयर्स नहीं, स्वेटिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। Skin also helps in providing cooling effect when sweat is produced by sweat glands। और जब स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होता है वो गीला गीला लगता है, और आपको पता है कि जब स्वेटिंग हो रही होती है और फिर उस पर हल्की सी हवा भी अगर लगे तो आपको एक कूलिंग सा अफेक्ट दे रही होती है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स in removing, yeah, in that also helps, that sweating also
helps in escaping या removing the excess heat of the body from the body. So evaporation होती है, वो sweat obviously पसीना और droplets की form में हमारी body के ऊपर होगा, वो evaporation होगी, वो cooling effect देगा। इसके अलावा sweating जो है उसके थ्रू बहुत से metabolic wastes भी जो है वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में कौन से होंगे? यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, सॉल्ट्स होंगे और बाज़ात एक्सेस वाटर भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। इसके अलावा स्वेटिंग तो सॉरी स्किन जो है वो थर्मल रेगुलेशन में हेल्प कर रही है, लेकिन सिर्फ थर्मल रेगुलेशन ही तो होम्योस्टेसिस में नहीं है। वी हैव रेड के होम्योस्टेसिस में थ्री पार्ट्स होते हैं। होम्योस्टेसिस थ्री टाइप्स की होती है, एक थर्मल रेगुलेशन है, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। हमारे लंग्स भी इस होम्योस्टेसिस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे हेल्प कर रहे होते हैं? दे एक्सक्रीट एक्स्ट्रा गैसेस, हार्मफुल गैसेस फ्रॉम आवर बॉडी। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में वी हैव लर्न अबाउट दिस इन वेरी डिटेल कि लंग्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को। जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा उतना ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, और जितना ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा ना जल्दी जल्दी। हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड हाई ब्रीदिंग रेट। सो ये दोनों जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड फ्रॉम cells carbon dioxide diffuses into tissues fluid and from there into blood. Blood carries carbon dioxide to lungs and from where it is removed to the air. जब हम exhale करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर दी जाती है हमारी बॉडी से, बाहर निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग these topics, just comment down below. I'll get back to you as soon as possible. See you in next video. Allah Hafiz.